9 जून 2024 चित्रदुर्गा से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के कमाथीपन्नू में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नजर नाले के पास पड़ी एक लाश पर पड़ती है, जिसे कुत्तों का झुंड नोचने में लगा हुआ था। सुबह सुबह कोई भी ऐसा नजारा देखकर घबरा जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने बिना देरी किए फौरन लोकल पुलिस को कॉल किया। पुलिस की एक टीम तुरंत उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पर चैलेंज यहाँ था कि पुलिस को उस डेड बॉडी से ऐसा कोई भी आइडेंटिटी या ऐसी चीज नहीं मिली थी जिससे उसकी पहचान हो सके। डेड बॉडी की प्रिलिमिनरी एनालिसिस से इतना समझ आ रहा था कि शख्स की उम्र 30 से 35 साल के करीब होगी और इसकी मौत को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके होंगे। ऐसी कंडीशन में पुलिस पहले पता करती है कि आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में क्या ऐसी शख्स की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है या नहीं। ये बॉडी नाले के किनारे मिली थी, इसीलिए जाहिर था कि ये कहीं से बहकर आई हो। इत्तेफाक से पुलिस को पता चलता है कि पास के एरिया के एक पुलिस स्टेशन में 33 साल की शख्स की लापता की रिपोर्ट उसकी मां ने दर्ज कराई है, जिसमें उनका बेटा शनिवार 8 जून से गायब है और उसका मोबाइल फोन भी अब बता रहा है। पुलिस फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। नाले से मिली लाश से पहचान कराती है। लाश पर मौजूद बचे कुचे कपड़ों को देखकर मां का दिल दहल उठता है, क्योंकि ये लाश उन्हीं के बेटे रेणुका स्वामी की थी। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी के एक मेडिकल शॉप में जॉब करता था और रोज की तरह अपनी जॉब पर गया हुआ था, लेकिन 8 जून से उसका फोन ऑफ बता रहा था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन रेणुका की मौत कैसे हुई इसका जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकता था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी, लेकिन ऐसे खुलासे के साथ जिससे इस केस के तार ऐसे आदमी से जुड़ने वाले थे जिसने पूरे कर्नाटका को हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स काफी भयानक थी। रेणुका स्वामी को पीट पीट कर मारा गया था, उसकी जवान काट ली गई थी और जबड़े को तोड़ दिया था। शरीर पर अनगिनत चोट के गहरे निशान थे। रेणुका स्वामी मेडिकल शॉप में छोटी सी जॉब करने वाला एक 33 साल का सीधा साधा इंसान, जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना ही कोई कंप्लेन, ना किसी से दुश्मनी और ना ही कोई विवाद। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे शख्स की किसी से क्या ही दुश्मनी थी। वो इतना पैसे वाला भी नहीं था कि पैसे के चलते किडनैप किया गया हो। ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था, इसलिए मीडिया का भी ध्यान इस पर नहीं गया। पुलिस भी इसे हर दूसरे केस की तरह इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तभी अगले दिन 10 जून को उसी पुलिस स्टेशन में अचानक 3 लोग पहुंचते हैं। राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति। ये दावा करते हैं कि रेणुका स्वामी का मर्डर उन्होंने किया है। इस केस में पुलिस को ना ही कोई मोटिव और ना ही कोई क्लू मिला था। उनसे इतनी जल्दी अपराधी खुद चलकर पुलिस स्टेशन सरेंडर करने आ गए थे। उन तीनों ने बताया कि पैसे के लेन देन के चलते हुए झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। देखा जाए तो पुलिस को बिना मेहनत किए अपराधी मिल गए थे और केस खुद से सुलझकर क्लोज होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन अचानक उस थाने में वहाँ के एसपी पहुंच जाते हैं। जब उनके सामने पूरा मामला रखा जाता है तो उनको अपराधियों का खुद से आकर जुर्म कबूल करने की बात हजम नहीं होती। वो खुद से तीनों को अलग अलग बुलाकर पूछताछ शुरू करते हैं। कत्ल कैसे, कब और कहाँ किया। इस सवाल का जवाब तीनों ने अलग अलग दिया, जिससे एसपी समझ गए कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों। इसलिए तीनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन पता करने के लिए एक टीम को लगा देते हैं। पुलिस ने जब तीनों की सीडीआर चेक की तो उनमें से एक नंबर ऐसा मिला जिससे पिछले 2 दिनों से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो नंबर किसी आम शख्स का नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। इन 3 कातिलों का आखिर इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन कैसे था। इस सवाल का जवाब पता करने के लिए पुलिस ने पिछले 2 दिन के दर्शन की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिससे उन्हें पता चला कि बीते 48 घंटों में इन तीनों कातिल और सुपरस्टार दर्शन की लोकेशन एक ही थी। रेणुका स्वामी का मर्डर हो जाना, इन लोगों का खुद से गुनाह कबूल करना और फिर उनका इतने बड़े फिल्म स्टार से कनेक्शन होना, इन सभी पॉइंट्स ने शक की सुई को अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया था। एसपी को जब कुछ शक हुआ तो उन्होंने दोबारा तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस बार कड़ाई से। उनमें से एक आखिरकार टूट गया और उसने ऐसा बताया कि जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। उस सच ने ऐसे राज से पर्दा उठाया जो सबकी सोच से बाहर था। दर्शन का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। साल 2003 में दर्शन की शादी विजया लक्ष्मी से हुई और फिर दोनों का एक बेटा भी हुआ। समाज के सामने दर्शन की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी दिख रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद से दर्शन की अपनी वाइफ से संबंध बिगड़ने लगे थे और बिगड़ी भी इस कदर। 2011 में दर्शन पर उसकी वाइफ विजया लक्ष्मी ने मारपीट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया, जिसके चलते दर्शन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा। हर बात ही नहीं रुकी। साल 2016 में उनकी वाइफ ने ऑब्जेक्शनल बिहेवियर का आरोप लगाते हुए एक और कंप्लेंट फाइल की, लेकिन बाद में सेटलमेंट करके केस विड्रॉ कर लिया गया। दर्शन
और विजया लक्ष्मी के टूटते रिश्तों की असली वजह। 10 साल पहले दर्शन की जिंदगी में आने वाली पवित्रा गौड़ा थी। पवित्रा एक फैशन डिजाइनर और इंस्पायरिंग एक्ट्रेस थी। शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने पर भी फिल्म नहीं मिली तो उन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद एक बेटी हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद हस्बैंड से रिश्ते बिगड़ जाने के चलते वो बेटी के साथ अलग रहने लगी। वहीं दर्शन अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में था और ऐसे में बाय चांस पवित्रा टकरा गई। कुछ रीजंस के चलते पवित्रा को फिल्म तो नहीं मिली, लेकिन वो दर्शन के काफी क्लोज आ गई थी। बहुत टाइम से सब चुपचाप चल रहा था, लेकिन 2023 में पवित्रा ने अपनी बेटी खुशी के जन्मदिन पर ये वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद फिर ये रील पोस्ट की। इस रील के थ्रू पवित्रा ने अपने और दर्शन के रिश्ते को पब्लिकली शो कर दिया था। ये रील ना सिर्फ वायरल हो गई, बल्कि इस वीडियो को देखकर विजया लक्ष्मी काफी भड़क गई। और यहाँ से शुरू होती है रेणुका स्वामी की कहानी। रेणुका स्वामी दर्शन का एक बहुत ही बड़ा फैन था। वो दर्शन की हर फिल्म में फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखता था। जब पवित्रा ने सोशल मीडिया पर ये सब पोस्ट किया तो रेणुका स्वामी भी उन फैंस में से था जो इस रिश्ते के खिलाफ था और उसको पूरा भरोसा था कि दर्शन अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते। और रेणुका स्वामी पवित्रा के हर पोस्ट पर जाकर उल्टा सीधा कमेंट करता था। कमेंट में दर्शन से दूर रहने की धमकी देता। एक दिन इस कमेंट को बाय चांस पवित्रा ने पढ़ लिया था और पवित्रा इतनी भड़क गई कि उसने कमेंट के रिप्लाई में लिखा, वक्त जवाब देगा, बस देखते जाओ। उसने फिर दर्शन को कहा कि फिल्मी स्टाइल में हमारे रिश्ते के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर दर्शन इस चीज के लिए मान गया और इन्होंने फेक अकाउंट से चैट कर रेणुका स्वामी का एड्रेस पता कर लेते हैं, उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। दर्शन ने इस काम के बदले इन लोगों को 30 लाख रुपए भी दिए थे। 8 जून की सुबह चित्रदुर्गा में फार्मेसी जाते हुए रास्ते में रेणुका स्वामी को रोका गया। उसे ये कहकर साथ चलने के लिए बोला गया कि वो उसे दर्शन से मिला देंगे। स्वामी इस चीज के लिए मान गया था क्योंकि वो अपने हीरो को सामने से देखने का मौका पा रहा था। स्वामी को बेंगलुरु के एक कंपाउंड में लेकर आते हैं और पूरा दिन भर बांधकर स्वामी को बेल्ट और डंडों से पीटते हैं। तभी शाम को दर्शन अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। अधमरी हालत में स्वामी की नजर जब अपने हीरो पर पड़ती है तो उसे उम्मीद जागती है कि जैसे दर्शन फिल्मों में गुंडों से लड़ते हैं वैसे ही यहाँ पर भी उनका हीरो उसे बचाएगा। लेकिन कहते हैं ना, रील और रियल लाइफ में काफी अंतर होता है, क्योंकि दर्शन उसे बचाने नहीं मारने आया था। मारा भी ऐसे की तड़पा कर। जब रेणुका स्वामी के साथ ये सब हो रहा था वहाँ पर पवित्रा भी मौजूद थी। पूरा दिन टॉर्चर सहने के बाद आखिरकार रेणुका स्वामी दम तोड़ देता है। स्वामी की 1-2 साल पहले ही शादी हुई थी और बच्चा भी होने वाला था। उसकी वाइफ उसको लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन ऑफ बता रहा था। अगले दिन सुबह 3 बजे इन लोगों ने स्वामी की डेड बॉडी को गाड़ी में भरकर एक नाल में फेंक दिया। उसके बाद जो हुआ वो आपको पता है, कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड को डेड बॉडी मिलती है और कैसे पुलिस दर्शन तक पहुँचती है। तीनों आदमी दर्शन के कहने पर जुर्म अपने सर लेने गए थे। इस काम के बदले दर्शन ने 5-5 लाख रुपए दिए थे। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में दर्शन खुद ही फंस गया। इसके बाद पुलिस ने दर्शन और पवित्रा को मिलाकर टोटल 16 लोगों को अरेस्ट किया। ये था केस रेणुका स्वामी का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।